गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो जैसा कि तुम जानते हो, काफ़ी दिन से बारिश हो रही है, मौसम है सुहाना, इंसान को कहीं ना कहीं है तो जाना। तो अगर तुम मेरी वीडियो पे आए हो तो तुम्हें सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में जानना होगा। और संग जिनवू के बेटे की कहानी तो कौन ही नहीं जानना चाहेगा। संग जिनवू की ही इतनी बढ़िया थी, तो यार जिनवू के बेटे की कहानी तो हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आधे में छोड़ दी थी यार उनके क्रिएटर्स ने। खैर उन्होंने डिसाइड किया कि फिर से मानवा बनाते हैं, मतलब इसका सीक्वल बनाते हैं। तो उसके बेटे की कहानी कंटिन्यू हो रही है उसके सीक्वल में, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक। तो स्पॉइलर अलर्ट वार्निंग, अगर तुमने वो नहीं पढ़ी है तो पहले पढ़ लो, वरना फिर लोग मेरे को गालियाँ देते हैं कि यार स्पॉइलर अलर्ट नहीं देता है। तो ठीक है, स्पॉइलर अलर्ट दे दिया। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की स्टोरी स्टार्ट होती है एब्सोल्यूट या फिर सुप्रीम बीइंग्स के साथ, जिनका हमने सोलो लेवलिंग में भी रेफरेंस सुना था। यही वो बीइंग्स होते हैं जो कि यूनिवर्सेस बनाते हैं और यूनिवर्सेस बिगाड़ते हैं। और ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना अपनी क्रिएशंस के साथ ही लड़वाते हैं। मतलब ह्यूमंस को डीमंस के साथ, या फिर ह्यूमंस को इवन ह्यूमंस के साथ। तो ऑब्वियसली ये चीज़ एकदम से नहीं हुई। सुप्रीम बीइंग्स या फिर एब्सोल्यूट बीइंग्स एकदम से बोर होना शुरू नहीं हो गए। उन्होंने काउंटलेस यूनिवर्सेस को तबाह होते हुए देखा, काउंटलेस यूनिवर्सेस को बनते हुए देखा है। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड साइकिल हो गई है, जो कि उनकी बोर्डम का रीज़न बन चुकी है। पर एक दिन ऐसी चीज़ होती है, एक यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग मारा जाता है। मतलब उस वर्ल्ड का जो लीडर या फिर उस वर्ल्ड का जो इंचार्ज होता है, उसको कोई मार देता है। और सुप्रीम बीइंग्स बहुत ज़्यादा अमेज्ड होते हैं ये चीज़ देख के। वो लोग उस यूनिवर्स को स्पेक्टेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है कि एक सुप्रीम बीइंग को भी कोई मार सकता है। तो वो लोग उस वर्ल्ड को स्पेक्टेट करने लग जाते हैं, और उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो भी उस वर्ल्ड का इंचार्ज होगा आगे, वो सुप्रीम बीइंग की पावर ले लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सूहो पे, जो कि जिनवू का बेटा है। अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं जिनवू की बात कर रहा हूँ। वो सोलो लेवलिंग में प्रोटैगनिस्ट था, मतलब समझ रहे हो ना, वो एक शैडो मोनार्क था। तो ये उसी शैडो मोनार्क का बेटा है। एंड सरप्राइजिंगली सूहो के पास कोई भी इतनी ज़्यादा अमेजिंग पावर्स नहीं है, जो कि उसके फादर के पास थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सूहो आता है हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में आके वो अपने दोस्तों से कहता है कि मेरा एडमिशन हो गया है कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में। जिसको देख के या फिर जिसको सुन के उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, और एक अनजानी सी आवाज़ उसके पीछे आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सूहो, मुझे नहीं पता था कि तुम आर्ट्स में इतने ज़्यादा अच्छे हो। तो पीछे मुड़ते ही सूहो को पता लगता है कि ये है ली युनचुल, जिसका नाम वो गलत प्रोनाउंस कर देता है किम सेयोंग चुल। और इस पे ली युनचुल भड़क जाता है। वो कहता है मेरा नाम ली युनचुल है, ना कि किम सेयोंग चुल, तुम पता नहीं किसकी बात कर रहे हो। और सूहो कहता है कि ओह आई एम सॉरी, जबकि उसने ये चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं करी थी। उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता उसका क्या नाम हो। उसके क्लासमेट्स डिस्कस करते हैं कि सूहो को ये क्यों परेशान कर रहा है, मतलब ली युनचुल सूहो को क्यों परेशान कर रहा है, जबकि सूहो अभी अभी खुश रहना स्टार्ट हुआ है, जबकि उसके पेरेंट्स दोनों के दोनों मिसिंग हैं। और ऑब्वियसली नाउ ही इज़ गेटिंग अ हैंग ऑफ इट कि वो अपने पेरेंट्स के बिना जीना सीख रहा है। तो उसको खुशहाल ज़िंदगी क्यों नहीं जीने दे रहा ली युनचुल। और इसी बीच ली युनचुल सूहो के ऊपर एक मुक्के का अटैक करता है, लेकिन सूहो उसका सर पकड़ता है और नीचे ज़मीन की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ एक लात भी मारता है उसकी नाक पे, लेकिन ली युनचुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई गेस मुझे लग रहा था कि ये एड्रेनलिन है, बट ऑब्वियसली ये कुछ और था। और ली युनचुल एकदम से एक ऐसी पावर गेन कर लेता है जो कि सूहो ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सूहो पे अटैक करता है, लेकिन सूहो वो अटैक ऑब्वियसली डॉज कर लेता है। लेकिन उसकी जो फिस्ट होती है, मतलब ली युनचुल की जो फिस्ट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती हैं, और वो अवेकन हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हंटर्स अवेकन होते रहते हैं सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में, दिस इज़ प्रीटी कॉमन। 2 साल बाद शिफ्ट होता है सीन, जहाँ पर सूहो अपनी यूनिवर्सिटी से निकल रहा होता है। वो देखता है एक डंजियन गेट ओपन हो गया है, और वहाँ पे लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हंटर्स अलाउड है और कोई अलाउड नहीं है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक मिलता है 3 साल पहले का सूहो की मेमोरी में से। सूहो याद करता है कि 3 साल पहले एक डंजियन गेट एमर्ज हुआ था, जिसमें से डीमंस और मॉन्स्टर्स निकले थे, और उस केस के बाद से ही पूरा वर्ल्ड शॉक और टेरर में था। लेकिन उस गेट के एमर्ज होने के बाद से ही लोगों की जो पॉपुलेशन थी, मतलब स्पेशल एबिलिटीज़ वाले लोगों की जो पॉपुलेशन थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोगों ने माना यूज़ करना सीख लिया, साथ ही साथ हंटर्स अवेकन होना शुरू हो गए विद स्पेशल पावर्स। ऑब्वियसली इसके बाद एक कम्युनिटी बनाई गई जो कि हंटर्स को संभालेगी, और उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। एक जो कि अवेकन थे, जिनके पास पावर्स थी,
और एक जो कि नॉन अवेकन थे जिनके पास कोई भी पावर्स नहीं थी या फिर जो कि नॉर्मल ह्यूमंस थे। सो वो ये सब याद कर रहा होता है ड्राइंग बनाते हुए, क्योंकि वो ड्राइंग क्लास में होता है तो ऑब्वियसली वो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो सोचता है अपना एनकाउंटर ली यूनचुल के साथ लास्ट टाइम जब वो ग्रेजुएट करने वाला होता है उससे पहले, कि ली यूनचुल कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है अवेकन होने के बाद। और सुहो जो कि एक ई रैंकर है जस्ट लाइक हिज फादर, याद रखना जस्ट लाइक हिज फादर अभी के लिए, तो ऑब्वियसली वो उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। जैसे कि हमने देखा था संग जिन वू भी बिल्कुल सुहो की ही तरह था, वो भी लोगों से बुलीड हुआ था, बहुत टाइम तक एक ई रैंक की ज़िंदगी, वीकेस्ट हंटर की ज़िंदगी जिया था। तो ये चीज़ें तो कॉमन है, सुहो के साथ भी ये चीज़ें हो रही थी, तो सुहो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। सुहो याद करता है कि कैसे उसका सर्वाइवल जो है वो और लोगों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वीक है, वो खुद कुछ कर ही नहीं पाता। वो अपने दोस्तों पे डिपेंड रहा स्कूल के अंदर ताकि वो लोग उसको बचा लें ली यूनचुल से या फिर किसी भी थ्रेट से। और ऑब्वियसली वो याद करता है कि अगर उसके डैड यहाँ होते तो क्या होता, मतलब अगर उसके डैड ऐसी पावरलेस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। वेल इसी के बाद हम देखते हैं कि सुहो का आर्ट टीचर आके उसको पीछे से इंटरप्ट कर देता है। सुहो की जो इमेजिनेशन होती है वो 1 मिनट में गायब हो जाती है। सुहो कहता है कि मैं बस ड्राइंग कर रहा था, लेकिन उसका आर्ट टीचर कहता है कि तुम ड्राइंग तो कर रहे थे, वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन तुमने ये बनाया क्या है। सुहो कहता है कि मैंने एक चींटी बनाई है। जिन लोगों को नहीं पता जाके सोलो लेवलिंग पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि संग जिन वू के आसपास खड़े रहने वाला सिर्फ एक ही बंदा था जो कि था बेरू। मतलब आसपास नहीं, मतलब ऐसे था कि संग जिन वू काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड था, तो बेरू ही एक ऐसा बंदा था जिसने उसको काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। तो संग जिन वू उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव था, जिस पे उसका टीचर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि ये एक एंट की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रही है, बल्कि ये मोर ऑफ एन ह्यूमन एंट की तरह लग रही है। और हमें रिवील होती है वो पिक्चर जिसमें था बेरू, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल था संग जिन वू का। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए विद दैट बीइंग सेड वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा, बना के रखा हुआ, बस एडिट करना बाकी है। जल्दी ही मैं ड्रॉप कर दूंगा इसी हफ्ते के बीच में कहीं ना कहीं, तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सोलो लेवलिंग और डीमन स्लेयर भी जल्दी ही आ रहे हैं, वो भी एडिटिंग में हैं, तो इतना ज़्यादा काम एकदम से आ गया तो ऑब्वियसली ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आते रहेंगे, कहीं तुम सोचो। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है संग जिन वू और उसके बेटे को लेके, कि मतलब दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन ज़्यादा पावर्स पोजेस करता है अभी, या फिर आगे भी जाके कौन स्टोरी में ज़्यादा पावर्स पोजेस करेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। देखो चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है यार, कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। ऑब्वियसली मेरी वीडियोस मिस हो जाएंगी यार, मेरी वीडियोस कैसे मिस कर सकते हो। खैर मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।